हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएसआई का पेपर जिसकी करंट में अभी आंसर की आई हुई है और उसके सारे मैथ्स के पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है आर इन जीपी से, यानी गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चन है। लिखा है निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होगा। तो जो योगफल है वो कितने टर्मों तक है? एन टर्मों तक। तो अगर यहाँ पर आपको पता ना हो तो कई बातें होती हैं यहाँ पर। जब एन टर्म का सम पूछा जाता है एन टर्म का, तो वहाँ पर देखा जाता है कि आर आर जो है वो एक से बड़ा है कि एक का बराबर है कि एक से छोटा है। अगर आर की वैल्यू जैसी डिपेंड होती है फार्मूला वैसे ही बनता है। अगर आर का मान आपका एक से छोटा है, अगर आर का मान आपका एक से छोटा है तो एस एन इज इक्वल टू होगा ए 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर। अगर आर बड़ा है 1 से तो एस एन इज इक्वल टू होगा ए 1 माइनस सॉरी 1 माइनस नहीं, आर एन माइनस, क्योंकि अब बड़ा है। तो अगर छोटा होता तो 1 माइनस आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अगर आर इज इक्वल टू 1 होता तो एस एन इज इक्वल टू हो जाता आपका एन, एस एन इज इक्वल टू हो जाता एन ए। क्लियर? तो यहाँ पर आर जो है वो देखना है क्या एक से बड़ा है, एक से छोटा है या एक के बराबर है। तो आर जो होता है वो क्या होता है? इनके बीच का गैप। अब गैप जो है वो गुणोत्तर श्रेणी का है, तो ऊपर तो एक से गुणा हुआ है और नीचे किससे गुणा हुआ है? 5 से। तो 1/5 जो है वो कितना होता है आपका? 1/5 होता है 0.2। अगर 1/5 0.2 होता है तो 0.2 जो है वो एक से छोटा है। अगर वो एक से छोटा है तो फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा? ए वाला, एस एन ए 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर। तो लगा देते हैं इस फार्मूले को। एस एन इज इक्वल टू ए का मतलब होगा पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 2/5 लिखा है 1 - आर की पावर एन। आर क्या है यहाँ पर? 1/5। टर्म कितने तक पूछा है? एन टर्म तक की पावर एन अपॉन 1 - आर। आर कितना हो जाएगा? 1/5। इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू लिखेंगे 2/5 1 - 1/5 की पावर एन अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/5। क्लियर? अगर इसको लिखेंगे तो 4/5, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म में 5 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको काटिए तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पर बचा 1 - 1/5 की पावर एन अपॉन 1/2। तो अपॉन 1/2। तो 1 ऊपर रहेगा और 2 कहाँ रहेगा? नीचे। तो ये आपका बन गया 1/2 1 - 1/5 की पावर एन। क्या ऐसा कोई आंसर है? तो आपको दिख रहा होगा एक आंसर 1/2 1 - 1/5 की पावर एन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन टफ था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ये 3 चीज़ें पता हैं, आर अगर 1 के बराबर है तो फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन ए। आर अगर 1 से छोटा है तो फार्मूला होता है आपका, आर अगर 1 से छोटा है तो फार्मूला होता है ए 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर। अगर आर जो है वो एक से बड़ा है तो फार्मूला होगा ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। अगला क्वेश्चन किससे है? टाइम एंड वर्क से। देखते हैं क्या लिखा है।
एक्स एक काम को 131 दिन में करता है, एक्स एक काम को 131 दिन में करता है, वह 47 दिन तक काम कर लेता है। अगर वह 47 दिन तक काम कर लेगा तो उसके कितने दिन का काम बचा होगा, उसके गैप देख लेते हैं कितने का है, 84 का। अगर उसका 47 दिन का काम हो जाता है तो बचा कितने दिन का, 84 दिन का। अब कह रहा है और शेष काम बाई को 84 दिन में पूरा किया। अब जो शेष काम है वो बाई कितने दिन में कर रहा है, 84 दिन में। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 84। स्पीड हो जाएगी एक्स की 1, बाई की 1। अगर एक्स की स्पीड 1 है और एक्स ने पूरा काम 131 दिन में किया है तो कह सकते हैं क्या कि टोटल वर्क 131 गुणा 1 होगा, क्योंकि टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है आपका टोटल टाइम इनटू टोटल स्पीड। इतनी बात समझ में आई, टोटल टाइम इनटू टोटल स्पीड। तो एक्स ने जो पूरा काम करने में लिया टोटल टाइम 131 दिन, एक्स की जो स्पीड है वो कितनी है, 1, तो एक्स की स्पीड 1 हो गई। तो इसी टोटल काम को अब किससे कराना है, दोनों एक साथ पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की स्पीड कितनी, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इतने दिन में करेगा पूरा काम। तो एक्स और वाई कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 65.5 दिन में पूरा काम करेंगे। आसान क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12, 15, 20 से विभाज्य करने पर शेषफल 7 रहता है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो या तो आप ऑप्शन ट्राई करिए, अगर आप ऑप्शन ट्राई नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप इस क्वेश्चन को लगाने में एलसीएम का यूज कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम का यूज करते हैं तो इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा 8, 10, 12, 15 और 20 का। अगर आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो 8 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, और 10 का हो गया 2 गुणा 5, 12 का हो गया 2 दूनी 4 तिया 12, 15 का हो गया 3 गुणा 5 और 20 का हो गया 2 दूनी 4 पंचे 20। तो एलसीएम क्या आया, 2, और कहीं पे 2 है 2, और कहीं पे 2, 2, 5, 5, 5, 3, 3, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। तो जो टोटल एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 120। उसने कहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 में तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 12 8 96, 960। अगर 960 जाएगा तो बचेगा कितना, 40। अब कह रहा है कि विभाजित करने पर शेषफल कितना रहता है, 7। अगर विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है तो इनका गैपिंग कितना है, इनका गैपिंग है 80। तो अगर 80 हम बढ़ा दें, क्योंकि 4 अंकों की चाहिए, अगर कम करेंगे तो 3 अंकों की हो जाएगी, तो 80 अंक और बढ़ा दें तो 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सारे नंबरों से डिवाइड होगी। तो टोटल कितना आ गया, 1080। लेकिन 1080 वो नंबर है जो इन सभी नंबरों से डिवाइड होगा, लेकिन हमें चाहिए कि रिमाइंडर कितना आए, तो रिमाइंडर 7 आए। तो 1080 प्लस 7, तो आंसर बनेगा 1087। तो जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1087। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका डीआई का है। देखते हैं क्या लिखा है। टोटल नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन सोल्ड 8500। तो उसने इतनी मशीन सोल्ड की हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सब दिया है MNOPQ का। तो यहाँ पर लिखा है ब्रांड एन और ब्रांड क्यू दोनों मिलकर बेची गई वॉशिंग मशीन की कुल संख्या कितनी है। तो ब्रांड एन यहाँ पर है और ब्रांड क्यू, तो ब्रांड क्यू की आपकी हो गई 10 और ब्रांड एन की कितनी हो गई, ब्रांड एन आपका है ए वाला,
ठीक। तो टोटल 30 और 10 कितना 40। अगर हम देखें तो पूरी DI कितने परसेंट होगी 100%। तो 100% का मान आपको कितना दिया है 85,000 और आपसे पूछा कितने का है 40% का। तो यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 850 इंटू 40, 0 0 4 पंचे 20 कैरी 2 8 चौको 32 2 34,000। तो आंसर कितना हो गया 34,000। ऐसी सेम चीज़ यहाँ पर कि M और P बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या के बीच अंतर बताइए। तो M और P क्या है, M यहाँ पर हो गया A 25, P क्या है पीला वाला A हो गया P। तो अगर 100% की वैल्यू कितना दिया है 85,000, तो आपसे पूछा है इनके बीच डिफरेंस, किस किस के बीच M और P के बीच। तो M कितना है 25, P कितना है 20, तो डिफरेंस कितने का 5 का। सॉल्व करिए, 0 0 0 और ये 100% है, 2 0 कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर जो 0 बची, अब 3 नहीं बची, अब कितना बचा है 1, और 5 से करेंगे 5 25 कैरी 2 8 45 2 42। तो जो गैप आएगा वो कितने का आएगा 4250 का। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि DI लगाने में कोई भी कठिनाई हमको नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें DI के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेष फल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर शेष फल क्या रह जाता है। तो ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं जो 11 से डिवाइड करते हैं तो शेष फल 3 आ जाए। क्या रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो वो नंबर हमने क्या लिया 14। अब कह रहा है इसी का वर्ग कर दो। 14 का वर्ग कितना होगा 196, और उसको 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। 11 से डिवाइड करिए, 11 एकम 11, यहाँ पर बच्चा 8, 11 सत्ते 77, और 77 में कितना जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा 9। तो जब हम 11 से डिवाइड करेंगे उसके स्क्वायर को तो रिमाइंडर कितना बनेगा 9। तो हमारा आंसर हो गया 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य होंगी। तो उसने कहा है कि 700 तक, तो 1 से बात कर रहा है कहाँ तक 700 तक। अगर 1 से बात 700 तक कर रहा है तो हमें यहाँ से पूरे नंबर लिखने होंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसने कहा 3 से डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड हो जाए। 3 और 5 का मतलब है वो अंक कितने से डिवाइड हो जाए 15 से। तो 15 से 1 को डिवाइड करोगे कुछ नहीं कितनी बार नहीं जाएगा, लेकिन 700 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा 15 चौको 60, 10 बचा, और 15 छक्का 90, तो कितनी बार जाएगा 46 बार। तो जो गैप है वो कितने का है 46 का। तो ऐसे कितने टर्म होंगे जो 15 से कटेंगे, तो 46, यही हमारा आंसर हो गया 46। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखते हैं x इज इक्वल टू दिया है, दो जगह पर x के मान हैं और बीच में जो साइन है वो डिवाइड का है। सॉल्व करते हैं पहले टर्म को। अगर हम बात करें 121 की तो इसका मान होता है 11 माइनस 587, और इसके ऊपर क्या लगा है अंडर रूट। अगर 587 से 11 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 675, और 675 आपको याद होगा किसका मान होता है 24 का। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। अब सॉल्व करते हैं इस वाले टर्म को। 1296 किसका स्क्वायर 36 का। 180 में से 36 गया तो 150, 150 में 6 गया तो 144, 144 किसका होगा 12 का, और 2316 में 12 गया तो कितना 2304, और 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपको पता होना चाहिए 48, क्योंकि 48 50 से कितना कम तो आप कहेंगे 2 कम। तो हम कहते हैं 2 25 में से माइनस करो तो आप कहेंगे 23, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 04। तो यहाँ पर ये 48 का हो गया, इनके बीच डिवाइड लगा है तो 24/48, तो ये इसका डबल है तो आंसर हो गया 0.5।
तो हमारा आंसर हो गया 0.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो समझ लेते हैं। ABCDEF। इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स का डिफरेंस, इवन टर्म और ऑड टर्म्स का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड है तो वह नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इवन टर्म क्या होंगे? ऑड टर्म क्या होंगे? A C E और ऑड टर्म क्या होंगे? इवन टर्म क्या होंगे? BD और F। अगर इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिवाइड है तो वह नंबर 11 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसे ही हम सारे नंबरों को चेक कर लेंगे। जैसे 7 2 9 2 11, 11 में 0 जोड़ो 11 और 11 8 19। यहाँ पर 7 9 7 16, 16 4 20, नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर जोड़ेंगे 2 9 2 11, 11 में 0 जोड़ो 0, 11 8 19, 8 9 8 17 4 21। डिफरेंस कितने का? 2 का, नहीं होगा। 2 9 2 11, 11 0 0, 11 8 19 माइनस 6 9 6 15, 15 4 19, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं आया जिसको 11 से डिवाइड करना है। तो सेकंड बात और ध्यान रखनी है, अगर डिफरेंस 0 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर डिफरेंस 0 आ जाए तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर डिफरेंस 0 नहीं आता है तो ये वाला टर्म लगाना पड़ेगा। इससे आप आंसर दे सकते हैं। एक और रूल होता है, लेकिन जब लिखा हो ABCDEF कहीं तक भी दिया हो तो आप 3 3 का गैप बनाइए और उन 3 3 के गैप को माइनस करते जाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से है, तो इसको देखते हैं। एक दुकानदार 2 बैग 5500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 21% का लाभ और दूसरे पर उसे 21% की हानि। एक पर उसे 21% का लाभ और दूसरे पर 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो जब दोनों जगह टर्म्स जो रेट हैं वो इक्वल हों और दोनों ओर समान बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही हो, यानी सेम रेशियो में बढ़ रहा हो, सेम रेशियो में घट रहा हो, तो ध्यान रखना वो हो जाता है R²/100। तो 21 का स्क्वायर होगा 441/100। आंसर हो जाएगा 4.41% का लॉस। अगर ये कंडीशन कभी होती है तो हमेशा क्या होता है? लॉस। सेम कंडीशन पे बेच रहे हो और सेम कंडीशन में बेचने के बाद प्रॉफिट उतना हो और लॉस भी उतना ही हो, तो ध्यान रखना कि उसमें हमेशा क्या होगा? लॉस। और लॉस हमेशा किसके बराबर? R²/100 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4.41% का लॉस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई भी चीज़ ऐसी जो पूछनी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।